हेलो दोस्तों, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर संवैधानिक विधि फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट के महत्वपूर्ण तथ्य सीरीज का ये दूसरा वीडियो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे। ज़्यादातर एमसीक्यूज इन्हीं से आते हैं और हर बार नए आते हैं, इसलिए एमसीक्यू सीरीज से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाता। विस्तृत अध्ययन आपको करना ही पड़ेगा। देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा और इनको समझिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर एलएलबी के समस्त सेमेस्टर और बीएलएलबी के समस्त सेमेस्टर से संबंधित कंटेंट मिलेगा। देखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार है। प्रत्यायोजित विधान से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? प्रत्यायोजित विधान यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? विधि का निर्माण मुख्यतः विधानमंडल द्वारा किया जाता है। जो विधि का निर्माण है, इसका निर्माण कौन करता है? विधानमंडल करता है, किंतु प्रायः विधानमंडल विधि बनाने की शक्ति अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों को प्रत्यायोजित कर देता है। इन व्यक्तियों या निकायों द्वारा बनाए गए नियमों, परिनियमों, आदेशों और उपविधियों को प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। प्रत्यायोजित विधान क्या होता है, समझ में आ गया होगा आपको। परंतु विधानमंडल के लिए ये जरूरी होता है कि अधिनियम बनाकर उन मार्गदर्शक सिद्धांतों को विहित करे जिनके अनुसार अन्य निकायों अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रत्यायोजित विधान बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अस्थायी जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं वो क्या होती हैं? अवशिष्ट विधायी शक्तियां क्या है, देखिएगा। व्हाट इज रेसिड्यूअरी लेजिस्लेटिव पावर्स, इसकी एक्सप्लेन देखिएगा। अवशिष्ट विधायी शक्तियां यानी रेसिड्यूअरी पावर्स क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में, सारे के सारे अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार जो विषय संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है उसे अवशिष्ट विषय माना जाएगा, तथा अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति संसद में अर्थात केंद्रीय विधायिनी की होगी। यह पद्धति अमेरिका, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया से भिन्न है। उनके संविधान में अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति राज्य सरकारों को प्राप्त है, जबकि भारत में केंद्र को प्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान निर्माता भारत में एक सबल केंद्र की स्थापना करना चाहते थे। नेक्स्ट देखिएगा, सहकारी परिसंघवाद के विषय में बतलाइए। सहकारी परिसंघवाद क्या होता है? एक्सप्लेन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिएगा, सहकारी परिसंघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सहकारी परिसंघवाद की ही उपज है। परिसंघवाद के अंतर्गत एक संघ के घटक होते हुए राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति थी। एक राज्य दूसरे राज्य के प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित था। कालांतर में कुछ घटनाओं के घटित होने के कारण प्रतिस्पर्धा तथा प्रयोगात्मक दृष्टिकोण में बदलाव आया, तथा ये विचारधारा अस्तित्व में आई कि एक राज्य दूसरे राज्य का सहयोगी है, तथा सहयोग एवं सामंजस्य ही आज की आवश्यकता है। अतः अब परिसंघवाद सहकारी परिसंघवाद में परिवर्तित हो गया, और इस प्रकार सहकारी परिसंघवाद वो व्यवस्था जिसमें संघ के घटक राज्य एक दूसरे के सहयोगी तथा सहायक है। भारतीय संविधान में सहकारी परिसंघवाद को निम्न अनुच्छेद प्रतिलक्षित करते हैं। कौन कौन से, देखिएगा। विधि निर्माण में सहयोग अनुच्छेद 252 में, राजस्व यानी टैक्स विभाजन में सहयोग अनुच्छेद 268 से 269 तक, प्रशासनिक सहकारिता ये है 4 भागों में, देखिएगा। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में। ये सारे के सारे अनुच्छेद एग्जाम में एमसीक्यूज में आते हैं। पूरा विश्वास तथा पूरी मान्यता खंड अनुच्छेद 261, अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद
263, अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा अनुच्छेद 262। नेक्स्ट देखिएगा, परिसंघवाद को परिभाषित कीजिएगा, डिफाइन फेडरलिज्म। देखिएगा इसकी परिभाषा को। परिसंघवाद को परिभाषित करने के संदर्भ में विद्वानों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं, जैसे कठोर दृष्टिकोण, आधुनिक व गतिशील दृष्टिकोण। कठोर दृष्टिकोण क्या होता है, यानी रिजिड अप्रोच क्या होती है? रिजिड अप्रोच के अनुसार परिसंघवाद की परिभाषा इस दृष्टिकोण के समर्थक फ्रीमैन व गारमैन के अनुसार संघवाद केंद्र व राज्यों के बीच संप्रभुता का विभाजन है, जैसे अमेरिकन संविधान। देखिएगा इन नामों को हम बड़ा गौर से देखिएगा। प्रोफेसर केसी हुयर ने कठोर दृष्टिकोण में अपनाए गए संप्रभुता के विभाजन को नकारते हुए एक नया सुधरा हुआ दृष्टिकोण अपनाया, जिसके अनुसार जिस तरह एक रेलगाड़ी के विभिन्न डिब्बे प्रकाश आदि इंजन से जुड़े रहते हैं, फिर भी वे अपने क्षेत्र के मामलों में भिन्न होते हैं और उनका अपना स्वतंत्र क्षेत्र होता है, उसी प्रकार परिसंघीय सरकार में भी यद्यपि सभी राज्य संघ के रूप में जुड़े रहते हैं, फिर भी वे अपने अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। जबकि गतिशील दृष्टिकोण के समर्थक डाइसी और सेविनी, इन नामों को याद रखिएगा, ये लास्ट सेमेस्टर तक आपके साथ रहेंगे। गतिशील दृष्टिकोण का समर्थक कौन है? डाइसी और सेविनी। डाइसी और सेविनी के अनुसार ये विधिवेत्ता है, संघ व राज्य इकाइयों के बीच सहयोग, संगठन, सहकारिता की आवश्यकता होती है, इसी को संघवाद कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समय परिवर्तन के साथ संघवाद की दिशा सहकारी संघवाद की ओर बढ़ चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आच्छादन का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एलिप्सी? आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13(1) से संबंधित है। किससे? 13(1) से। अनुच्छेद 13(1) के अनुसार इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस समय तक शून्य होंगी जब तक कि वे इस भाग यानी भाग 3 मूलाधिकार के उपबंधों से संगत है। संविधान लागू होने से पूर्व भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध नहीं थे। संविधान के अनुच्छेद 13 खंड 1 में संविधान से पूर्व निर्मित ये अनुच्छेद 13 खंड 1 संविधान से पूर्व निर्मित विधियों को शून्य नहीं बनाता। ये विधियां यथावत बनी रहेंगी, परंतु उनका अंश प्रभावी या शून्य होने से निरस्त समझा जाएगा, जितना संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों से प्रभावित है। संविधान से पूर्व निर्मित विधियां उन पर मूल अधिकारों की छाया या ग्रहण की सीमा तक अप्रभावी होंगी। संविधान लागू होने के पश्चात संविधान के पूर्व लागू विधियों पर मौलिक अधिकारों का ग्रहण लग जाता है तथा ये विधियां इस ग्रहण यानी जो एलिप्सी है या छाया की सीमा तक निष्प्रभावी समझी जाएंगी। अनुच्छेद 13 भाग 1 संविधान पूर्व निर्मित विधियों को पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं बनाता, परंतु उनके मूल अधिकारों से प्रभावी होने की सीमा तक निष्प्रभावी बना देता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में आपको LLB 6 सेमेस्टर तक यानी 6ठों सेमेस्टर्स के लिए कंटेंट डिस्क्रिप्टिव और MCQ टाइप दोनों प्रकार से मिलेगा। वीडियोज पूरे सुनते रहिएगा, जिससे कि सदैव ही बैक से बचे रहेंगे। बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, आपको समझ भी आएगा और आगे भविष्य के लिए भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अध्ययन भी आवश्यक है, केवल परीक्षा देना ही आवश्यक नहीं है। आप सबको अगर प्रैक्टिस भी करनी है तो उसके लिए ज्ञान भी बहुत जरूरी है। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।